तो ये टॉपिक है आपका किरचॉफ्स लॉज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जब हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना बेटा, एक छोटी सी बात आपको ध्यान देनी। इफ़ यू रिमेंबर, जब आप लोग 5 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात करते थे, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अप्लाई करते थे, P/Q = R/S, R1/R2 = R3/R4 की बात करते थे। आप ये कहते थे कि जब भी मेरे पास ये 5 रेजिस्टेंस कुछ इस फॉर्म में कनेक्ट हुए मिले तो हम इनकी रेशियो सेटिस्फाई करवा लेते हैं बेटा। P/Q = R/S चेक करते हैं, P/Q = R/S सेटिस्फाई करते हैं और ये कह देते हैं कि अगर ये रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है तो बीच वाले इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बड़े आराम से। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में। लेकिन क्वेश्चन उठता है, अगर ये रेशियो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टिपिकल प्रॉब्लम बन जाता है। इसमें ना हमें सीरीज की पहचान होती है, ना हमें पैरेलल की पहचान होती है। हम ये अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जहाँ सीरीज पैरेलल की कोई जनरल स्टूडेंट पता लगा भी ले, कुछ स्टूडेंट को हो सकता है ना भी पता लगे। यानी कि हर वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अब से पहले जो मेथड आपने पढ़ा है वो सारी प्रॉब्लम्स आप इस लॉ से सॉल्व कर पाएंगे। जो प्रॉब्लम उससे पहले आपने सॉल्व की है वो तो हो ही जाएंगी इस मेथड से। उसके अलावा जो प्रॉब्लम आप डायरेक्ट ओम्स लॉ अप्लाई करके नहीं कर पा रहे थे, सीरीज पैरेलल की पहचान ना होने की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, अब वो क्वेश्चन भी आप किरचॉफ्स लॉज की हेल्प से कर सकते हैं। किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं बेटा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। तो पहले लिखिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसका दूसरा नाम करंट लॉ भी है, करंट लॉ, या फिर हम इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं। वी आल्सो से जंक्शन। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, करंट लॉ या जंक्शन लॉ। लिखिए इसका स्टेटमेंट लिखिए सर, एक मिनट। According to this law, the algebraic sum of the current meeting at a point, ब्रैकेट में लिख लो जंक्शन, meeting at a point is always 0. Algebraic sum of the current meeting at a point is always 0. Mathematically अगर आप इसे लिखो तो we can write it like this: summation I equal to 0. Summation I equal to 0. हम कहते हैं कि ये जो लॉ है ना किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिख लिया सर ने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं हम इसको। बड़ा ध्यान से देखना। सपोज करो, पहले तो जनरल फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई सर्किट का पार्ट है, इस पॉइंट पर कुछ करंट आया जा रहे हैं। 5 करंट मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं। सपोज करो यहाँ पे 5 करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं। कुछ करंट ऐसे होंगे जो इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। मान लीजिए मैं इसे I1 मान लेता हूँ, इसको I2 मान लेता हूँ, इसको I3 मान लेता हूँ, एक I4 मान लेते हैं, एक I5 मान लेते हैं। कुछ भी मान लीजिए आप, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, जैसे भी है। तो व्हाट दिस लॉ इज सेइंग कि भाई इन 5 करंट का सम, क्योंकि ये सारे एक ही पॉइंट पर है ना, तो इस पॉइंट पर जितने भी करंट है ना, इन 5 करंट का सम हमेशा 0 आएगा। मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी अपने आप में कंप्लीट नहीं है।
यहाँ करंट दो तरह के हैं, एक वो जो इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, दूसरा वो जो इस पॉइंट से बाहर जा रहा है। तो यहाँ आपको साइन कन्वेंशन से अप्लाई करने हैं, यू हैव टू अप्लाई सम साइन कन्वेंशन से। एक कन्वेंशन मान लो कि जो करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा है उसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो करंट इस पॉइंट से जा रहा है उसे नेगेटिव ले लेते हैं। इनकमिंग करंट पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट नेगेटिव। इनकमिंग करंट, इनकमिंग को तो आप पॉजिटिव मान लो और आउटगोइंग को आप नेगेटिव मान लो, आउटगोइंग को आप नेगेटिव मान लो, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अब देखो सम तो आपने सबका जीरो लेना ही है। ये करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, ये प्लस, ये जा रहा है, इसको माइनस ले लो। ये भी आ रहा है प्लस, ये जा रहा है, इसको माइनस ले लीजिए। ये भी आ रहा है, ये I1। अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू आ गया बेटा आपका I2 प्लस I4। आप कुछ इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आप इन तीनों करंट को देखो, I1, I3 या I5 को, इन तीनों करंट को देखो ध्यान से, तो ये तीन करंट वो हैं जो इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, और इन दोनों को देखो तो ये वो करंट है जो इस पॉइंट से जा रहे हैं। अगर आप साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करना चाहते तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि किसी भी पॉइंट पर जितना करंट आ रहा है उस पॉइंट से उतना ही करंट जाएगा। मीन्स इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? तो अब आपको साइन कन्वेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये कह लीजिए भाई जितना करंट उस पॉइंट पर आएगा हमने उतना ही वहां से जाने वाला करंट लेना है, दोनों को हमेशा इक्वल रखना है। कर लोगे यहाँ तक? इसे नोट कर लीजिए, बाकी फिर करते हैं। सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ पर एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने बोर्ड पे बनाया बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें तीन लाइनों में आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहे होंगे। आपको इन तीनों करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन दीज थ्री लाइन्स। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, आप सभी ध्यान से देखना। एक पॉइंट पर मैं कर रहा हूँ, बाकी दो पॉइंट पर आप कर लें, या एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, एक आप ट्राई करके देख लें, जैसे आप चाहो वैसे करिएगा। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आप सबसे पहले पॉइंट यानी कि जंक्शन को सेलेक्ट करोगे। यहाँ तीन जंक्शन है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। लॉ बिल्कुल क्लियर है, किसी भी पॉइंट पर जितना करंट आ रहा है उस पॉइंट से उतना ही करंट बाहर जाना चाहिए। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। आपने ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, जो भी आंसर आएगा आता चला जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि इस लाइन में करंट I1 आ रहा है, I1। अच्छा डायरेक्शन ऑफ एरो दे नहीं रखा तो आप बना दो, अपनी मर्जी से बना दो, वैसे तो Q1 होगा हमेशा, ठीक है। मैंने ये एरो लगा दिया। अब बताइए ये पॉइंट ए मान लेते हैं, तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट पर आप जंक्शन लगाओ। देखो ये करंट इसकी तरफ आ रहा है, ये जा रहा है और ये भी जा रहा है। अगर इसका एरो देखोगे तो ऐसे ही बनेगा ना ये। तो आ रहा है 2 एम्पियर इक्वल टू I1 प्लस 4। तो I1 की वैल्यू आ गई 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 एम्पियर। ये I1 आ गया भैया, I1 आ गया माइनस 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है? I1 की मतलब सिर्फ सिंपली ये है कि इसका मतलब है कि जो करंट की डायरेक्शन मुझे सर्किट में दी गई है ये वो नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि इससे अपोजिट होनी चाहिए। आपको करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना आपने, बस आपको इस नेगेटिव साइन का मतलब क्लियर होना चाहिए। और पूरे क्वेश्चन में आप करंट की डायरेक्शन यही सोचेंगे जो गिवन है। ओके, रही बात कैलकुलेशन की, तो आप I1 को हमेशा -2 एम्पियर ही पुट करेंगे। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पर। इस पॉइंट पर देखिए आप, ये पॉइंट बी है। अगर एट पॉइंट बी की बात करूँ तो बोलिए क्या होगा? एट पॉइंट बी कितने करंट है यहाँ पर? यहाँ भी करंट बेटा डायरेक्शन ही दे रखी, देनी चाहिए। इसको I2 मान लेता हूँ, मान लो ये एरो बाहर की तरफ है। तो चलिए बी पॉइंट पर ये करंट आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये जा रहा है। इट मीन्स I1 प्लस 1 इक्वल टू I2। I1 की वैल्यू अभी आपने निकाली -2 प्लस 1 इक्वल टू I2। तो I2 की वैल्यू आ गई
-1 एम्पियर। तो यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भी उल्टा होना चाहिए था। हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ऐसे यहाँ I3 भी सपोज करो, मैं इसमें ये I3 का एरो मान लेता हूँ बेटा, ये I3 मान लेता हूँ। ये डायरेक्शन ऑफ एरो आपको गिवन होंगे हमेशा क्वेश्चन के अंदर। बाय चांस मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाते हो भूल गया निशान देने, या आपको गिवन होंगे हमेशा, ठीक है। अब I3 निकालो। अब इस पॉइंट पर देखो बेटा, ये पॉइंट C है आपका। एट C कितने करंट का आना जाना हो रहा है? यहाँ पर 4 करंट है, 1 2 3 4। ये करंट आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये जा रहा है। इट मीन्स 4 + I2 + I3 = 3। 4 + I2 की वैल्यू -1 + I3 = 3। तो 4 - 1 3 हो गया, 3 + I3 = 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, I3 की वैल्यू 0 आ गई, 0 एम्पियर। यानी कि इस लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ये आपके आंसर्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिए सभी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा और इसका आंसर बताओ क्या, ध्यान से करना सभी, ठीक है। सपोज कीजिए ये करंट की डायरेक्शन आपकी, और इस करंट को मैंने I1 मान लिया और इस करंट को मैंने I2 मान लिया। आप उल्टा भी मान सकते हो, ये तो गिवन ही है, इसको चेंज नहीं करेंगे आप, ये आपकी चॉइस पर रहेगा, ठीक है। देखो ये करंट आप जब निकालोगे तो यहाँ जंक्शन लॉ अप्लाई करूंगा, लेकिन यहाँ जंक्शन लॉ लगाने के लिए मुझे पहले इस करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आई हैव टू कैलकुलेट दिस I1 को कैलकुलेट करो, अप्लाई करो। I1 कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट पर जंक्शन लो। तो देखो इस पॉइंट पे ये करंट आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो 2 करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, 3 + 2। 2 करंट जा रहे हैं, 5 + I1। तो I1 की वैल्यू बाई चांस 0 आ रही है भाई, इस लाइन में यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो प्लस और माइनस दोनों 0 आएगा। अब आप इस पॉइंट B पर लगाओ, तो ये करंट आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है और ये आ रहा है। तो 2 + 0 = 3 + I2। तो I2 कम्स आउट टू बी 2 - 3, यानी कि -1 एम्पियर। ये आपका आंसर आएगा। चेक कर लीजिए आप सब। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसको लूप लॉ भी कहते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। आप स्टेटमेंट लिखिए इसका एक बार, इसके बाद इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द algebraic sum of the potential in a closed loop is always 0. That is, summation of V is equal to 0. Summation of V is equal to 0. पिछले लॉ में समीशन ऑफ I 0 था, इस केस में समीशन ऑफ V 0 है। और करके लिखिए इसका सेकंड स्टेटमेंट, और in a closed loop, the algebraic sum of the EMF is equal to the algebraic sum of the product of current and their respective resistances. That is, इसको मैथमेटिकली अगर आप लिखो तो समीशन ऑफ E इज इक्वल टू समीशन ऑफ I इंटू R। समीशन ऑफ E इक्वल टू समीशन ऑफ I इंटू R। 2 तरीके से हम लोग बेटा करते हैं, इस बात को बोलते हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन इस तरीके से करवाऊंगा। बात तो एक ही है, आपको मेथड भी समझा दूंगा, मतलब क्या है वो भी आपको बता दूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। लिखिए, दिस लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ये नेटवर्क मैंने आपके लिए बोर्ड पर बनाया है। अब हम इस नेटवर्क को सॉल्व करेंगे और किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे बेटा, कैसे हमने इसको करना है। एक बार ध्यान से इसे बना लीजिए, उसके बाद तरीका बताता हूँ आप। अगर अब आप इस प्रॉब्लम को देखो तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे सेल हैं, 3-4 सेल आगे हो सकता है 10 सेल भी मिल जाए, हो सकता है 20 सेल भी मिल जाए, 5-7 रेजिस्टेंस हो सकते हैं, 8-9 रेजिस्टेंस हो सकते हैं, 15-20 रेजिस्टेंस हो सकते हैं, 100-200 रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो बेटा उसको सोल्व करना इतना आसान काम तो होगा नहीं। तो किरचॉफ लॉ हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। एक और बात, जब आप ये क्वेश्चन करने जा रहे हो तो ये है कि आपने बेटा ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो मैंने इनके इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नहीं दे रखे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन हो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होंगे तो आपने इनके साथ सीरीज में कंसीडर कर ले। दैट विल बी लेटर ऑन, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कहाँ क्या करना है आपने। फिलहाल हम इसको सोचते हैं। तरीका सुनिए। फर्स्ट है, सबसे पहले मैं बड़े आसान तरीके से आपको कोशिश करता हूँ बताने की। तरीका ये है बेटा, सोचने को तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोचा जाता है। सबसे पहले कि यहाँ कितने करंट बनेंगे, ये बताइए मुझे, कितने करंट बनेंगे यहाँ पर? कैन यू टेल मी? कितनी लाइनें हैं यहाँ पर? ये टर्मिनल हो गया ना, तो एक करंट तो इस लाइन में रहेगा, एक करंट इस लाइन में रहेगा और एक करंट इस लाइन में भी रहेगा। 3 डिफरेंट करंट यहाँ बनने वाले हैं। कितने करंट बनने वाले हैं यहाँ पर? 3 डिफरेंट करंट आपको मिलेंगे। अब आपको करंट डिजाइन करना है। 2 तरीकों से आप करंट की डिजाइनिंग को सोच सकते हो। प्रोसीजर नंबर 1, जितने डिफरेंट सेल उतने करंट, जितने डिफरेंट सेल उतने करंट। मैं पहले आपको इसी प्रोसीजर से बात करके दे रहा हूं और इक्वेशन बनानी आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद में बातें करेंगे बेटा। करंट हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर खत्म होता है। तो चलिए, 3 सेल आपके सामने हैं, ये सेल 1 है, ये सेल 2, ये सेल 3। ये करंट आपने यहाँ पर I1 माना और I1 करंट आपका यहाँ वापस आता है। ठीक, ओके। इस पूरी लाइन में I1 करंट फ्लो करेगा और डायरेक्शन ऑफ एरो सेम रहेगी पूरी लाइन में। ये दूसरा करंट इस लाइन में I2 करंट मान लीजिए और I2 करंट ही इसमें वापस आ जाएगा, तो इस लाइन में I2 करंट फ्लो करेगा। इस लाइन में I3 करंट मान लीजिए, I3 करंट बेटा इस लाइन के अंदर फ्लो हो गया। इज इट राइट? सेल के पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव पर जाकर खत्म होता है। हालांकि लेटर ऑन मैं इसमें थोड़े से बदलाव लाऊंगा। फिलहाल हम सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना सीख रहे हैं, फिर इसको इंप्रूव भी करेंगे। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप देखिए बेटा क्या करना है। आप कंसीडर अ क्लोज्ड लूप। एक क्लोज लूप आप कंसीडर कीजिए। मैं नेमिंग कर रहा हूं, मान लो ये हो गया ABCDEF। मैंने क्लोज लूप कंसीडर किया ABCFA, ABCFA, ये क्लोज लूप ले लिया बेटा मैंने इसमें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो क्लोज लूप आपने कंसीडर किया है उसके सरकमफ्रेंस पर आने वाले कंपोनेंट ही आपके लिए काम करेंगे। बाकी उससे बाहर के जो कंपोनेंट है वो आपने कंसीडर नहीं करने हैं। जैसे मैंने लूप लिया ABCFA, तो इस वक्त ये लाइन की इंपॉर्टेंस मेरे लिए खत्म हो जाती है। इज इट ओके? सपोज करो मैंने लूप किया होता ABCDEFA, तो फिर ये वाली लाइन की इंपॉर्टेंस मेरे लिए खत्म हो जाती है। Am I clear? जो भी आप लूप मानेंगे उसके सरकमफ्रेंस पर जो कंपोनेंट आएंगे स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, एज्यूम एनी डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। लूप के अंदर करंट की कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कीजिए आप, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मान लो मैंने ये डायरेक्शन मान ली बेटा, आप अपनी मर्जी से एक करंट की डायरेक्शन इमेजिन कर रहे हो, ये मान लिया, ठीक है। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स, ठीक है। ये नहीं कि मैंने क्लॉकवाइज माना तो आप भी क्लॉकवाइज मानोगे, नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज मान सकते। मैंने एंटी क्लॉकवाइज माना, आप क्लॉकवाइज मान सकते, जो आपकी इच्छा होगी ना। तो स्टेप इसमें क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, एज्यूम एनी डायरेक्शन ऑफ करंट।
एनी डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आपने क्या करना है, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है। सम ऑफ द ईएमएफ इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट। इस लूप के अंदर कितने सेल हैं, बोलिए कितने सेल हैं इस लूप के अंदर? दो, एक का ईएमएफ E1, दूसरे का ईएमएफ E2। तो दोनों का सम कर दिया बेटा, तो टोटल ईएमएफ आ गया E1 प्लस E2 इज इक्वल टू। इन एनी केस अगर आपको लूप में कोई सेल अवेलेबल ना हो तो आप सम ऑफ द ईएमएफ इक्वल टू 0 ले लेंगे। अगर लूप में कोई सेल नहीं है तो ईएमएफ को क्या ले लोगे आप? 0 ले लोगे ना। इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट किस किस का? करंट और उसके रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस का। पहले देखो, एक रेजिस्टेंस तो ये रहा और दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तो प्रोडक्ट हुई I1 R1 प्लस I2 R2। बोलो इतना लिखना सबको समझ में आ गया? लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरू हुआ है। अब आपने इसमें कन्वेंशन लगाने, अगर इतना आसान काम होता तो ये सब बहुत आसानी से कर लिया जाता। अभी आपने इसमें कन्वेंशन अप्लाई करना है, कौन से सेल को पॉजिटिव लेना है, कौन से ईएमएफ को नेगेटिव लेना है, ये भी सोचना है आपने। कौन सी प्रोडक्ट को पॉजिटिव और कौन सी प्रोडक्ट को नेगेटिव लेना है, ये भी समझना है आपने। अब समझिए, बड़े आसान से तरीके से कोशिश करता हूँ बेटा आपको बताने की। अगर आपका सेल मान लो ऐसे कनेक्ट है, आपका जो सेल है वो इस तरीके से कनेक्टेड है, लाइक दिस, इज इट ओके? और आपकी मानी हुई डायरेक्शन ऐसे है जो आपने एज्यूम किया है, यानी कि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है और फिर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। तो ऐसे केस में ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है आपने, और अगर ऐसा नहीं है तो ईएमएफ को नेगेटिव लेना है। मेरी बात क्लियर हुई? ऐसा नहीं है मतलब इससे उल्टा होगा, सीधी बात है। सेल आपका कनेक्ट है और करंट ऐसे जा रहा है, मान लो एज्यूम किया हुआ करंट, एज्यूम किया हुआ करंट सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग पोटेंशियल, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, एक याद कर लो, दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब चेक करो इस सेल के अंदर, देखना भाई E1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये देखो आपकी मानी हुई डायरेक्शन ऐसे है तो सेल का पहले नेगेटिव टर्मिनल फिर पॉजिटिव हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन E2, पहले बड़ा टर्मिनल आ रहा है फिर छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये वाला केस हो गया, तो E2 होगा नेगेटिव, E1 प्लस और माइनस E2 इज इक्वल टू। ऐसे ही रेजिस्टेंस के साथ देखना आपने, अगर आपका रेजिस्टेंस के अंदर करंट और हमारी मानी हुई डायरेक्शन मैच कर जाती है तो प्रोडक्ट लेना है पॉजिटिव, I इंटू R को आपने लेना है पॉजिटिव, और अगर मैच नहीं करती है तो I इंटू R की प्रोडक्ट को लेना है नेगेटिव। अगर मैच ना करे तो I इंटू R का प्रोडक्ट नेगेटिव, मतलब ऐसे करंट ऐसे जा रहा है और आपने ये डायरेक्शन एज्यूम कर ली तो I इंटू R का प्रोडक्ट आपने नेगेटिव लेना है। अब बताइए यहाँ पर ये दोनों डायरेक्शन बोलो सेम है क्या अलग है? सेम है ना, तो इसका मतलब I1 R1 का प्रोडक्ट पॉजिटिव। व्हाट अबाउट हियर, ये देखो आपने ऐसे माना डायरेक्शन और I2 इधर जा रहा है, तो ये दोनों अपोजिट हो गए, तो I2 R2 नेगेटिव होगा, तो माइनस I2 R2, तो ये बन गया E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर लूप। हाँ बेटा, आप एक काम करो, नीचे जो लूप है ना FCDEF, इसके लिए इक्वेशन बना के दो। प्लीज मेक द इक्वेशन फॉर द लूप FCDEF, बनाइए बेटा सभी। देखो आप अपनी मर्जी से वही तरीका, एक डायरेक्शन एज्यूम कर लोगे, ये आपने डायरेक्शन मान ली, मान लो ये मान लेता हूँ मैं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या माना है। अगर आपने डायरेक्शन मेरे से अपोजिट मानी है तो जो टर्म प्लस साइन के साथ मेरी इक्वेशन में आ रही है आपकी इक्वेशन में वो माइनस साइन के साथ आएगी। ठीक है, मैंने ये डायरेक्शन मानी
तो ये देखो, ये वाला सेल पॉजिटिव और ये वाला सेल भी पॉजिटिव, तो इक्वेशन बनी E2 प्लस E3 इक्वल टू, ये करंट की डायरेक्शन है, ये दोनों मैच कर रही हैं, तो I2 R2 प्लस साइन, और ये भी मैच कर रहा है, तो I3 R3 भी आपका प्लस साइन के साथ आएगा। ये इक्वेशन बनता है बेटा। आई होप सभी ने बना लिया होगा, सबका मैच कर रहा है, तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। चले, अगर अब मैं कहूँ कि आपको आउटर लूप के लिए इक्वेशन बनाना है, ABCDEFA, बनाइए इक्वेशन। चलिए देखते हैं एक बार, हम मैच कर लीजिएगा। मैं ये डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, ये डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ। इसके हिसाब से देखिए, ये EMF पॉजिटिव हो जाएगा E1, ये EMF भी पॉजिटिव हो गया प्लस E3 इक्वल टू, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा I1 R1, और ये प्रोडक्ट भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब बेटा बातें सिंपल सी हैं, इनको अब आपने समझना। हमने इक्वेशन बना ली, अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है। सपोज कीजिए आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आपको कैसे अंदाजा लगेगा कि मुझे क्वेश्चन के अंदर कितने इक्वेशन बनाने हैं? पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर बोलिए बेटा क्या होगा, कितनी इक्वेशन बनानी है? तो आंसर है जितने डिफरेंट करंट उतनी इक्वेशन। इस क्वेश्चन के अंदर कितने करंट हैं? 3, I1 I2 I3, तो इसका मतलब मुझे 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। अगर 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे तो इसका सीधा मतलब है मुझे 3 लूप कंसीडर करने पड़ेंगे, और वो 3 लूप कौन कौन से हो सकते हैं, समझ में आ रहे हैं आपको? एक लूप ये ऊपर वाला ले लिया आपने, दूसरा लूप आपने ये ले लिया, और तीसरा लूप आपने ये ले लिया। आप सभी जानते हो 3 इक्वेशन, 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन मिनिमम आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप तीनों अननोन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप 3 इक्वेशन बना लोगे, और अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और सॉल्व करके I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल दोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। बात सुनिएगा बेटा ध्यान से, जो चीज आपने बदलनी है वो क्या है। अभी मैंने आपको ये इक्वेशंस डिराइव करवा के दी, मैं कहूँगी इन 3 इक्वेशन को सोल्व करो, बिल्कुल आपका मेथड ठीक है। आपको 3 इक्वेशन बनानी थी, 3 इक्वेशन आपने 3 डिफरेंट लूप लेकर बना भी ली। क्या मैं इनसे I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल पाऊंगा? तो चेक करते हैं इस बात को। देखो आप इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करो, इस वाली और इस वाली इक्वेशन को ऐड करो। ऐड करते ही E2 से E2 कट जाएगा, E1 प्लस E3 इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R3 आ जाएगा, ये कट गया। ये इक्वेशन आ गई आपकी, ये इक्वेशन आ गई। जुटोगे भाई? मेथड तो आप सभी जानते हो ना, क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिस एलिमिनेशन मेथड आप सबको पता है। पहले हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, फिर तीसरे वेरिएबल। अगर मेरे पास 2 इक्वेशन एक जैसी आ जाएं तो क्या आप उससे किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाओगे? तो आंसर है नो, वी कांट डू इट। यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमें क्लियर? सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? अब क्या करें? तो सबसे पहली प्रिकॉशंस आप लोगों को क्या याद रखनी है कि अगर मान लो आपको 3 इक्वेशन बनानी भी हैं, बनानी पड़ेगी, सीधी बात है, 3 डिफरेंट करंट है, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, तो आपको 3 अलग अलग लूप लेने हैं। आपने पहले ये लूप ले लिया, फिर ये वाला लूप ले लिया, फिर कोई ऐसा लूप बनता है जो इन दोनों के मिलने से बन रहा है, तो वो लूप आपने कभी नहीं लेना। आप इन 3 इक्वेशन में से कोई 2 इक्वेशन ले सकते हैं। फिर तीसरी इक्वेशन के लिए क्या करें? तो तीसरी इक्वेशन के लिए आप किसी एक पॉइंट पर जंक्शन लॉ अप्लाई कर दोगे। जैसे इस पॉइंट पर आप जंक्शन लॉ लगा दो, I1 इधर आ रहा है, I2 इधर आ रहा है, I3 इधर चला गया, तो तीसरी इक्वेशन बन जाएगी I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। फिर आप क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे, आपको आपका आंसर मिलेगा।
इज इट ओके? बात समझ में आ गई? 3 इक्वेशन आपने कैसे बनानी, इससे भी दूर होने का एक तरीका है, ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपके सामने। मतलब तरीका है कि आप मिनिमम करंट डिजाइन करने की कोशिश करो। ट्राई टू डिजाइन द मिनिमम नंबर ऑफ करंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस बारे में बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए सर, नोट करो बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन मैं ही करवा रहा हूँ आप लोगों को, इक्वेशन तक मैं बना रहा हूँ आपके लिए, फिर आप लोगों ने उसको फर्दर सॉल्व करना, ठीक है? नोट इट डाउन अबाउट। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझो। अब आपने इक्वेशन बनाना सीख लिया सभी ने। इक्वेशन कैसे बनाते हैं बेसिक हो गया। कितनी इक्वेशन बनानी है ये आपको समझ में आ गया सबको। जितने डिफरेंट करंट उतनी इक्वेशन। लूप कौन से कंसिडर करने हैं ये आपको क्लियर हो गया है। अब वो लूप वाली प्रॉब्लम 0 = 0 आपको फेस ना करनी पड़े, इस चीज़ के लिए अब आप लोग तरीका सोचिए। और दूसरी बात, अब मैं करंट आपको डिजाइन करना सिखा रहा हूँ एक सिंगल करंट से। आपने एक करंट एज्यूम करना है, बाकी करंट आपने वहीं से डिजाइन करना है। इज इट ओके? आप इनमें से ना किसी एक सेल को पिक कर लो, किसी भी एक सेल को पिक कर लो बेटा आप सब, और वहां से करंट डिजाइन करो। सारे सेल के करंट मत डिजाइन करो एक साथ। मान लो आपने करंट लिया ये, या सबसे बड़े वाला सेल सोच लो, जैसा हम पहले सोचते आए कि भाई जो है ना करंट किसी भी सर्किट में सबसे बड़े वाले सेल की वजह से होता है, ऐसे सोच लो। आपको लगता है नहीं सर इतना मोटा दिमाग है हमारे में, हम नहीं सोच सकते एग्जाम में। मैं ये कहूँगा कि आप कोई एक सेल पकड़ लो और उससे करंट डिजाइन करना शुरू कर दो। इज इट ओके? चलिए आज मैं बात करता हूँ थोड़ा छोटे वाले सेल के हिसाब से। मैंने यहाँ से करंट सोचा, मान लीजिए यहाँ से करंट I1 चला और I1 करंट बेटा यहाँ वापस आ गया। इस पूरी लाइन में I1 करंट ही फ्लो करेगा, ये आपने ध्यान देना है। और करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। व्हाटसोएवर जो भी आपने एज्यूम किया, मैंने ये माना है, आपको नहीं सर मैं नहीं मानता, मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं तो इसे उल्टी डायरेक्शन मानूंगा, उल्टी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिमेंबर इट, आपने जो भी डायरेक्शन मानी है इस पूरी लाइन में वो सेम रहेगी। इज इट ओके? एक तरफ से शुरू कीजिए हर एक चीज को, एक तरफ से यहां से शुरू कर दिया तो सोचो ये करंट जब I1 यहां पहुंचेगा तो ये कितने हिस्सों में बटेगा? इसके बाद 2 रास्ते हैं ना भाई, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। क्या सारा करंट इधर जाएगा? नहीं। क्या सारा करंट इधर जाएगा? नहीं। तो कुछ करंट इधर चला गया। मान लो मैंने इस करंट को I2 मान लिया, आया तो ऐसे जाएगा ना, तो इस पूरी लाइन में I2 करंट फ्लो करेगा। तो बचा हुआ करंट कहाँ जाएगा? नीचे वाले रास्ते में जाएगा। बचा हुआ करंट कितना करंट बचेगा बोलो? I1 - I2। तो आप यहाँ I3 मानने की बजाय I1 - I2 मान लो। तो इस लाइन में जो करंट फ्लो करेगा वो I1 - I2 फ्लो करेगा। जब ये करंट यहाँ पहुंचेगा तो देखो इस लाइन में ऑलरेडी ये करंट जा चुका है। अब ये करंट और ये वाला करंट जब यहाँ पर मिलेंगे तो देखो दोबारा से I1 मिल जाएगा। I2 को I1 - I2 में ऐड करके देखो I1 मिल जाएगा। एक बार आपने जिस लाइन में जो करंट बना लिया है उसके बाद आप उसे चेंज ना करें, वो उस लाइन का इफेक्टिव करंट माना जाएगा। ओके? फिर आप ये मत कहना सर ये यहाँ आ गया था तो ये इधर भी तो जा सकता था, जैसे ये करंट यहाँ आ गया था ये इधर भी तो जा सकता था। बिल्कुल जा सकता था, जितना जा सकता था, जितना आ सकता था, उन सबके मिलने के बाद जो करंट बना है उसका नाम I2 है। ये लास्ट करंट है जो इस लाइन के अंदर फ्लो कर सकता था, जिस किसी भी कारण से आता। इसलिए एक बार आपने जो करंट डिजाइन कर दिया दैट्स फाइनल। उस लाइन में वो करंट उतना ही फ्लो करेगा, उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कहीं भी डायरेक्शन ऑफ एरो उस पर्टिकुलर लाइन में चेंज नहीं होना चाहिए। ओके एवरीवन? आप चाहो तो आप तो सर मैं I2 इधर ले लेता हूँ, बिल्कुल ले लीजिए। I1 - I2 इधर ले लेता हूँ, बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Am I clear? बोलिए अब आप लोगों के पास कितने डिफरेंट करंट आए?
2, एक I1 और दूसरा I2। रही बात I1 माइनस I2 की, तो I1 और I2 जब मुझे मिलेगा तो मैं I1 माइनस I2 तो आराम से निकाल लूँगा। तो अब आपको कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे बोलिए? 2 इक्वेशन, क्योंकि अननोन कितने हैं अब आपके पास? 2 अननोन है, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब आपको तीसरे रूट की प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी। Am I clear? Can you make the equation now? बनाइए बेटा, इक्वेशन बनाइए आप अपनी मर्जी से सभी। ओके, नाउ सी द इक्वेशन। कैसे बनेगी इक्वेशन ये देख लीजिए। बना लिया होगा आप सबने, मैच कर लीजिएगा। जो डायरेक्शन मैं इमेजिन कर रहा हूँ, अगर आपने उससे अपोजिट डायरेक्शन इमेजिन किया है तो जो टर्म मेरी प्लस साइन के साथ आ रही होगी आपकी माइनस के साथ आ रही है। या फिर आप ऐसा कीजिएगा, लास्ट में दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लेना, तो आपकी इक्वेशन मेरी इक्वेशन के साथ मैच कर जाएगी। ठीक है, चलिए मैंने पहली इक्वेशन बनाई बेटा, ये लूप और ये डायरेक्शन ऑफ एरो मान। ओके, तो पहला EMF E1 पॉजिटिव और दूसरा EMF E2 नेगेटिव। E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 पॉजिटिव और ठीक है, E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2। वैल्यू पुट कर दीजिए। E1 की वैल्यू 2 हो गई, E2 की वैल्यू 1 हो गई, इक्वल टू I1 R1 की वैल्यू 4 ओम आ गई, I2 की वैल्यू I2 है और R2 की वैल्यू 3 हो गई। तो ये इक्वेशन बन गया आपका 4I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब आप दूसरी इक्वेशन देखो। इस बार ना मैं जानबूझ के उल्टी इमेजिन कर लेता हूँ डायरेक्शन, थोड़ा सा समझने के लिए कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई ऐसा है। चॉइस इज योर्स, आप जो चाहो वो डायरेक्शन इमेजिन करो, जैसी चाहो वैसी मान लो। ठीक है, अब बताओ E2 क्या होगा, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस E2 प्लस E3 इक्वल टू I2 R2 और ये अपोजिट आ रहा है माइनस I1 माइनस I2 इंटू R। इस लाइन में जो करंट है ना वो I1 माइनस I2 है और रेजिस्टेंस R3। तो क्या इक्वेशन बना देखना, E2 की वैल्यू है -1 प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू I2 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R3 की वैल्यू है 2। तो इक्वेशन बना 3 इक्वल टू -2I1 प्लस 5I2। यह आपका इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन बन गई बिल्कुल वैसी जैसी आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो एक्स वाई में। इनको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब आपके पास 2 इक्वेशन है 1 और 2। अगर मैं करूँ 1 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ तो क्या होगा? देखो भाई, इससे 4I1 से तो 4I1 कट जाएगा, ये 3I2 और ये 10I2 13I2 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 6 7। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 7/13 एम्पीयर। I2 की वैल्यू 1 में पुट कर दो तो 4I1 प्लस 3 इंटू 7/13 इक्वल टू 1। तो 4I1 आ गया 1 माइनस 21/13 यानी कि -8/13। सो I1 आ जाएगा -2/13 एम्पीयर। फिर आपको निकालना तीसरा करंट I1 माइनस I2। तो I1 की वैल्यू -2/13 और I2 की वैल्यू 7/13। तो आंसर आ गया -9/13 एम्पीयर। ये आपके आंसर्स हैं। जब आंसर्स में I1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, I1 माइनस I2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका सीधा मतलब यही है कि ये जो करंट की डायरेक्शन I1 की मैंने मानी हुई थी ये ना होकर इससे अपोजिट होनी चाहिए थी। ऐसे ही I1 माइनस I2 की जो डायरेक्शन है वो इससे अपोजिट होनी चाहिए। आपने कुछ नहीं करना है,
आपने कोई बदलाव नहीं करना है, आपका ये आंसर परफेक्ट है। जिन्होंने मुझसे उल्टे डायरेक्शन माने होंगे करंट के, तो उनके साइन मेरे वाले करंट के साइन से अपोजिट आ जाएंगे, लेकिन वैल्यू यही आएगी। ओके एवरीवन, ध्यान दीजिएगा बेटा इस क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है ये करना है आपने अभी। पहले आप कर लीजिए सारे, फिर मैं आपको बता दूँ। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक आप लोगों को पता होनी चाहिए बेटा सारी। लास्ट टाइम या लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था कि कैसे करना है, फिर से दोबारा बता रहा हूँ। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और करना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए क्या होता है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये सोचना है कि मैंने करंट कहाँ से बनाना है। कोई एक पॉइंट पिक कर लो और वहाँ से करंट डिजाइन करो। कोई भी एक पॉइंट आप पिक करो और वहाँ से करंट डिजाइन करो, ठीक है। बोलो कौन से सेल से करंट शुरू करें? जौन से आप कहोगे उससे शुरू कर देते हैं। यहाँ से लो, इधर से लिया जाए, बीच वाले से ले लेते हैं, बड़ा सेल है ना, तो बड़े सेल से आप करंट शुरू कर दीजिए। यहाँ से सपोज करो एक करंट I1 फ्लो हुआ और ये करंट यूं का यूं वापस आ जाएगा। ये तो आप पक्का पहले सबसे पहले स्टेप पर ये काम तो आप कर ही लो। जिस सेल से जो करंट जा रहा है उस सेल पे उतना ही करंट वापस आएगा। अब ये I1 करंट जब यहाँ पहुंचेगा तो कितने हिस्सों में बटेगा? बोलो इसमें कितने पाथ अवेलेबल है? 2 पाथ अवेलेबल है। एक हिस्सा करंट का इधर जाएगा, एक हिस्सा इधर जाएगा। चॉइस इज योर्स, आप जिधर चाहो जितना चाहो उतना करंट मानिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर I2 करंट मान लिया बेटा, इस लाइन में I2 मान लिया, तो इस लाइन में कितना जाएगा? I1 माइनस I2। इस लाइन का करंट आपका कंप्लीट। अब इधर आ जाइए, एक तरफ से चलना शुरू करोगे आप, एक तरफ से। ये I2 करंट यहाँ पहुँच गया भाई। जब ये I2 करंट उस पॉइंट B पर पहुँचेगा तो कितने हिस्सों में बटेगा? बोलो 2 हिस्सों में। फिर से एक तरफ कुछ करंट मान लो, बचा हुआ करंट दूसरी तरफ मान लीजिए। मान लो इधर करंट चला गया I3, तो इस तरफ कितना आएगा? I2 माइनस I3, I2 माइनस I3। अब ये I3 करंट इधर पहुंच गया, इधर से I1 निकल गया, तो इस लाइन में कितना जाएगा? बोलो I3 माइनस I1। इधर कितना जाएगा? I3 माइनस I1। देखो समझ में आ रहा है बेटा? ये मानोगे ये I3 करंट इधर आ रहा है, I3 करंट इधर आ रहा है, तो इसमें से कुछ करंट I1 इधर निकल गया, तो बचा हुआ करंट इधर आ जाएगा। I3 माइनस I1, ये करंट यहां पर आ गया। अगर अब आपको कुछ पूछना हो यहां तक तो पहले बोलो बेटा, उसके बाद आगे चलेंगे। जिस भी लाइन में आपको करंट बनाना है, आप उस पॉइंट पे किरचॉफ लॉ लगा दो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। कैसे? जैसे मानो I3 इधर आ रहा है, I1 इधर जा रहा है, यहाँ कुछ भी करंट मान लो आप, और फर्स्ट लॉ अप्लाई करके देख लो कि इस लाइन में कितना करंट आएगा। वैसे तो बड़ा सिंपल तरीका है बेटा, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई इतनी चीज़ आई थी, इतनी इधर चलेगी, बची हुई दूसरी तरफ जानी है। मतलब ऑलरेडी जिस लाइन में जो करंट डिजाइन हो चुका है, दैट्स द फाइनल करंट। इज इट ओके? उसको आपने नहीं छेड़ना है। एम आई क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं। अब बताओ कितने करंट हैं इस लाइन के अंदर, या यहाँ कितने डिफरेंट करंट हैं? तो आंसर बिल्कुल क्लियर है सबको। यहाँ 3 डिफरेंट करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I1, दूसरा I2 और तीसरा I3। बाकी करंट तो अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ओके चलिए, 3 करंट है, इसका मतलब मुझे 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। आई हैव टू मेक द 3 इक्वेशंस नाउ। चलिए एक ग्रुप ये ले रहा हूँ ABCA, और इसमें मैंने अपनी मर्जी से ये डायरेक्शन इमेजिन कर ली। आपको यही बताया था, assume any direction of current. Now see carefully everyone. एक इक्वेशन मैं बना रहा हूँ, फिर बाकी 2 इक्वेशन आप बना के दीजिएगा मुझे, मेरे अकॉर्डिंग ही बनाइएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, इसमें कितने सेल सर्किट के अंदर है।
सॉरी लूप के अंदर है, इस लूप में बोलो कितने सेल आ रहे हैं? एक। आपकी एज्यूम की हुई डायरेक्शन में पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो इस सेल का ईएमएफ लिया जाएगा पॉजिटिव। आपको याद होगा मैंने ये तरीका बताया था भैया। अगर सेल के अंदर आपकी मानी हुई डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है तो इसके ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है, नहीं तो नेगेटिव लेना है। इज इट ओके? तो पहला इक्वेशन बना 10 इक्वल टू, ये तो हो गया एक ही सेल है। अब इस करंट, इस रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस में I1 करंट है, तो 1 इंटू I1 मैच कर रहा है ना दोनों चीजें। ऐसे ही देखो इस लाइन में I2 करंट है, 4I2 हो जाएगा, ये दोनों मैच कर रही हैं, प्लस 4I2। ऐसे ही इधर देखो ये भी मैच कर रहा है, प्लस 2I3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा। एनी डाउट? अब आप बाकी दो इक्वेशन बनाइए। मैं आपको सब कुछ सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, जैसे मैं आपको एज्यूम करके दे रहा हूं वैसे ही आप डायरेक्शन बनाओ और उसके हिसाब से सॉल्व करो। एक लूप आप ये मान लेना और इसमें आप ऐसे डायरेक्शन मान लेना बेटा, लाइक दिस। आपको सर मैं नहीं मानता, आपको मैं तो उल्टी मानूंगा, उल्टी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस साइन का फर्क आएगा लास्ट में, दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लेना, कैंसिल हो जाएगा। इज इट ओके? और तीसरी डायरेक्शन आप ऐसे मान लेना, ऐसे मान लेना। इट इज जस्ट कि भाई आप सब जब करें इस क्वेश्चन को तो आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करे। प्लीज मेक द इक्वेशन एवरीवन नाउ। अब देखो बाकी दोनों इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मैंने आपके लिए बनाया था ये था लूप ए बी सी ए। अब आप देखो इक्वेशन बनाते हैं हम लूप ए सी डी ए के लिए। ए सी डी ए के लिए इक्वेशन बनाओ। ये आपकी मान ली डायरेक्शन है, देखिए ये में फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव आ रहा है। सो 10 इक्वल टू, ये फिर मैच कर रहा है 1 इंटू I1, ये भी मैच कर रहा है, प्लस 4 इंटू I1 माइनस I2, ये मिसमैच कर रहा है, -2 इंटू I3 माइनस I2। देखो यहां पर आपको एरो नजर आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस में और आपकी मानी हुई डायरेक्शन मैच करती है तो इन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव, और अगर मैच नहीं करती जैसा इसमें नजर आ रहा है तो इन दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, इसमें I1 I2 I3 उसी तरीके से इकट्ठा करो। 10 इक्वल टू देखना कितना बनेगा, I1 ये हो गया, 4 ये हो गया और 2 वहां हो गया, तो 7I1 माइनस 4I2 माइनस 2I3, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन 3 और बनाओ। लूप मैंने आपको बोला था बी डी, और उसको कोई नाम दे लो, बी डी ई कह लो उसको, राइट? इसको ई कह लेता हूं। तो लूप लो बी डी ई बी, इसमें जब आपने ये मान लिया डायरेक्शन, ये सोचोगे आप लाइक दिस, राइट? तो पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव आ रहा है, फिर से सेल का ईएमएफ पॉजिटिव। 5 इक्वल टू, एक रेजिस्टेंस ये दोनों मैच कर रहे हैं, 2I3 प्लस 2 इंटू I3 माइनस I2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया भाई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। देखो इस लाइन में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना ही इस लाइन में कोई रेजिस्टेंस है। जिस लाइन में रेजिस्टेंस नहीं है उसमें करंट कुछ भी चल रहा है, चलने में, समझ गए ना? वहाँ ये नहीं सर ये I3 तो ये I2 माइनस I3 तो आपने लिया ही नहीं कहीं भी। अरे नहीं लिया भाई, वहाँ रेजिस्टेंस नहीं था तो नहीं लिया, दैट्स ऑल। जो भी रेजिस्टेंस आपको नजर आए उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट लेना है, जो नहीं नजर आएगा तो नहीं लोगे। अब 3 इक्वेशन बन गई, इन तीनों को सोल्व कर लो। आपने I1 I2 और I3 के लिए सोल्व करना है। एक क्वेश्चन में पूरा सोल्व करके दे रहा हूँ आपको, बाकी फिर आप देखेंगे। इक्वेशन सोल्व करना आता है ना सभी को? चलो देखो यहाँ पर मेथड ये होता है एलिमिनेशन मेथड। एक टाइम में एक फैक्टर को एलिमिनेट करो, इधर I1 I2 और I3, 3 इक्वेशन 3 अननोन। इससे ज़्यादा इक्वेशन की जरूरत तो है नहीं बनाने की आपको। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने अननोन थे आपके पास? 3।
तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए मिनिमम 3 इक्वेशन आपके पास आ गई है। अच्छा देखना ना, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो बड़ा आसान हो गया। 4i2 से 4i2 भी कैंसिल हो गया, 2i3 से भी कैंसिल हो गया, सीधा i1 की वैल्यू निकल रही है 1 + 2 10 + 10 20 = 8i1। तो i1 की वैल्यू आ गई 20/8। 4 से काट दो 5/2 एम्पियर, यानी कि 2.5 एम्पियर आपका i1 आ गया। ऐसे i2 i3 निकालो। देखो यहां से इक्वेशन बन रही है 5 = -2i1 और +4i3, सीधा i3 निकल आएगा यहां से, ठीक है ना। 5 = -2 × 5/2 +4i3, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 4i3 की वैल्यू 10 आ गई, तो i3 की वैल्यू आ गई 10/4, यानी कि 5/2 एम्पियर। दोबारा से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा इसकी, ठीक है। 5/2 एम्पियर फिर से आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कहीं कोई गलत तो नहीं किया ना मैंने? ओके, अब i3 आ गया, i2 भी निकाल लो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, तो 10 = i1 हो गया 5/2 +4i2 +2 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4i2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 - 5 5/2, 5/2 रह गया। 10 में से 5 गया, 5 में से 5/2 जाएगा तो 5/2 बच जाएगा, तो i2 की वैल्यू आ गई 5/8 एम्पियर, 5/8 एम्पियर। ऐसे ही आप बाकी फिर i1 - i2 भी निकाल सकते हो और i2 - i3 भी निकाल सकते हो, i3 - i1 भी निकाल सकते हो। हर लाइन में आपको करंट मिल जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा। सो इस क्वेश्चन में आपने हर एक ब्रांच के अंदर करंट निकालना है। जितनी भी लाइनें आपको दे रखी हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो यू हैव टू सॉल्व इट नाउ, प्लीज सॉल्व इट। चलिए करंट डिजाइन करते हैं बेटा। यहाँ से आपको कहा था सेल से करंट शुरू करो आप। यहां से करंट शुरू हुआ, इस करंट को आप I1 मान लो, I1 करंट चलेगा और I1 वापस आ जाएगा। अब ये करंट यहां पहुंचा, कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? 2 हिस्सों में, एक AB की तरफ चला जाएगा, दूसरा AD की तरफ चला जाएगा। इधर की तरफ आप करंट I1 मान लो, I2 मान लो, सॉरी, तो इधर कितना आ जाएगा? I2 - I3। ये करंट बेटा इस लाइन में आ गया। अब एक सॉरी बेटा मैं गलत बोल रहा हूं, इट इज I1 - I2, राइट। I1 चला, I2 इधर चला गया, I1 - I2 हो गया। अब देखो अभी आपके बीच में एक स्टूडेंट ने क्या किया था, उस बात से उसी तरीके से करवा रहा हूं जो आपने किया था। अभी आपने किया I1 - I2 करंट इधर आया, मैं तो आमतौर पर ऊपर से चलता हूं, आपके बीच में एक साथी ने उल्टा किया, वैसे चल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I1 - I2 इधर आया, ये करंट जब यहां पहुंचा है 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। इधर करंट मान लो I3 चला गया, तो इधर कितना जाएगा बोलो? I1 - I2 प्लस I3, I1 - I2 - I3। अब देखो ये लाइन कवर हो गई, ये कवर हो गई, ये कवर हो गई, ये कवर हो गई। अब इस लाइन पर आ जाओ आप, इस लाइन पर I2 इधर से पहुंचा, I3 इधर से पहुंचा। अब ये दोनों करंट तो मिलकर इधर उधर जाने का रास्ता तो है नहीं, यही तो एक रास्ता बनेगा ना। तो ये दोनों करंट यहां मिल जाएंगे, तो इस लाइन में करंट जाएगा I2 + I3, तो ये करंट डिजाइन हो गया। अब देख लो I2 + I3 यहां पहुंच गया, I1 - I2 + I3 यहां पहुंच गया। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, दोबारा से I1 मिल जाएगा।
जिस लाइन में एक बार आपने करंट डिजाइन कर दिया सो कर दिया, दैट्स द फाइनल करंट इन दैट पर्टिकुलर लाइन। उसके बाद आपने उस लाइन को नहीं छेड़ना है, जो बची हुई लाइन है उसके बारे में सोचना है। लेट्स मेक द इक्वेशन नाउ। अब ये लूप ले रहा हूं बेटा मैं, और इस लूप के अंदर मैंने ये डायरेक्शन इमेजिन कर लिया अपनी मर्जी से। सम ऑफ द ईएमएफ इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट। इस पर्टिकुलर लूप के अंदर कोई सेल नहीं है, इसका मतलब ईएमएफ की जो वैल्यू है वो 0 ले गया। 0 इक्वल टू, ये मैच कर रहा है 10I2, ये भी मैच कर रहा है, प्लस 5I3, ये भी मैच कर रहा है, -5 इंटू I1 माइनस I2। तो आपका पहला इक्वेशन यहां से क्या बन गया, -5I1 प्लस 5I2 और 10 ये हो गया 15I2 प्लस 5I3 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके एवरीवन, -5I1, ये माइनस है ना, करंट नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, आप ठीक बोल रहे बेटे। ये -5I3 हो गए, -5I3, ये देखो ये करंट ऊपर जा रहा है, इस लाइन के अंदर करंट ऊपर जा रहा है, ये मिसमैच हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाइए यहां से, ये मान लो, ये मान ली मैंने डायरेक्शन, वही सम ऑफ द ईएमएफ 0, ये मैच कर रहा है इस बार 5I3, ये भी मैच कर रहा है, प्लस 5 इंटू I2 प्लस I3, और ये भी मैच कर रहा है -10 इंटू I1 माइनस I2 माइनस I3। अब देखो माइनस करो 10I1 हो गए, I2 चेक करो, 5I2 ये रहा, 10I2 ये रहे, प्लस के 15I2 हो गए, I3 5 और 10 और 10 20 प्लस 20I3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऐसे अब तीसरे लूप की देखो बेटा, अब बात तीसरे लूप की आ गई, कौन सा ले, क्या ये क्लोज लूप ले रहे? आंसर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 इक्वेशन बना चुके हो, तो अगर इस पूरे लूप की इक्वेशन बनाओगे तो भाई दोनों का सम आएगी। अब चेक कर सकते हो, ये आपके पास है, बना के देख लो आप। ठीक है, तो इसके लिए आप और तीसरी सिचुएशन देखो। अब आपके पास 2 ऑप्शन और बाकी है भाई, आप चाहो तो 2 क्या कई और ऑप्शन है। अब चाहो तो ये निचले वाला हिस्सा ले लो, अब चाहो तो ये ऊपर वाला पार्ट ले लो, ऐसे मैं बाहर वाला ले लूंगा। ठीक है, ये मानी मैंने डायरेक्शन, ये मानी, राइट। चलिए बोलो, ईएमएफ 10 वोल्ट पॉजिटिव आएगा, तो 10, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, फेयर इक्वेशन यहां लिख दूंगा, 10 इक्वल टू, ये मैच कर रहा है 10I1, ये भी मैच कर रहा है 10I2, और वो भी मैच कर रहा है प्लस 5 इंटू I2 प्लस I3। ओके, इक्वेशन बना लो, 10I1 प्लस 15I2 प्लस 5I3 इक्वल टू 10। कन्वेंशन चेक कर लेना बेटा, हो सकता है कहीं मेरे से गलती हो गई हो, तो वो आप लोग यहाँ से इंश्योर कर लेंगे, आपको यहाँ तक समझ में आ गया इक्वेशन। ओके, अब एक बात और सुन लो पहले आप सभी, उसके बाद फिर आप इसे नोट कर लेना। आपको कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ये अंदाजा लगाना हो कि भाई मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है, हालांकि ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि क्वेश्चन गलत हुआ है कि नहीं हुआ है।
एक बार जो गलती हो गई तो वो पकड़नी बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर भी एक चीज़ तो ऐसी है जो आप लोगों को यहाँ एक इंश्योर कर सकती है कि भाई हमने कोई गलती की है, उसको आप एक बार रीचेक जरूर कर सकते हो। क्या है वो गलती? देखो, अगर आप इसमें देखो, इस इक्वेशन के अंदर I2 या I3 देखो 3 बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो तीनों बार I3 का साइन सेम आएगा। ऐड होगा आपका करंट, इज इट ओके? 5I3 प्लस 5I3 प्लस 10I3, 20I3 होगा। I2 अगर 4 बार भी आ रहा है तो चारों बार सेम साइन का आएगा। किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि सर I2 4 बार आ रहा है लेकिन एक बार उसका साइन अपोजिट आ रहा है, तो एक बार प्लीज आप उसे रीचेक कर लें, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी आपने कन्वेंशन के अंदर। 99% चांस होंगे कि आपने गलती कर रखी है और उसी वक्त आप उस बात को पकड़ लोगे। और फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं सर हमारे तो सब कुछ ठीक ठाक है, हमने तो सब कुछ रीचेक कर लिया है, कोई गलती नहीं है, देन प्रोसीड। ओके, अब आप करोगे इस क्वेश्चन को ना? प्लीज कंप्लीट इट एवरीवन, करिए इसे। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना शायद मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है। देखो इन दोनों में I2 कॉमन है, एक जैसा आ रहा है ना, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, -5 माइनस ऑफ दिस, तो प्लस के 5I1 बच जाएंगे भाई। सब्ट्रैक्ट करना आता है ना, साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 5I1 I2 कैंसिल हो गया, माइनस के 25I3 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ गया। इन दोनों को भी एलिमिनेट कर लो, यहां से भी I2 देखो हट रहा है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 3, जैसे इन दोनों को माइनस करोगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो माइनस के 20I1 प्लस 15I3 इक्वल टू -10। ये भी तो माइनस होगा ना भाई, ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, इसको 4 से गुणा कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 20I1 माइनस 100I3 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दो, कितना बचेगा? -85। I3 इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, I3 की वैल्यू 10/85 आ गया, 5 से काट दो तो 2/17 आ गया, 2/17 एम्पीयर, ये I3 आ गया। ऐसे आप I1 I2 और बाकी सारे करंट निकालोगे। ओके, बाकी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो क्वेश्चन आपके लिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। आंसर आप सबको पता है, P/Q = R/S सेटिस्फाई कर ही रहा है, यानी कि इसका आंसर 20 ओम आएगा, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अब हम लोग बेटा इसे किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से सोल्व करेंगे, आंसर वेरीफाई करेंगे। नाउ टेक्निक सुनिए। अब तक आपने करंट और वोल्टेज निकाले ना, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे, अब रेजिस्टेंस निकालने की बात है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब भी आपको ऐसा कोई नेटवर्क मिले तो आप अपनी मर्जी से यहाँ एक बैटरी इमेजिन कर लो कि भाई हमने एक सेल लगा रखा है, उसका ईएमएफ आप अपनी मर्जी से ई ले लीजिए, जनरल ईएमएफ ले लीजिए, ई कोई वैल्यू मत लेना, ई ले लेना, ठीक है ना। उसी तरीके से करंट डिजाइन करो जैसे आप करते आए हो। यहां से करंट चला, मैं इसे आई करंट मानूं बेटा, आई करंट इमेजिन कर लेते हैं। ये आई करंट जब यहाँ आएगा कितने हिस्सों में डिवाइड होगा बोलो? 2 हिस्सों में। अब मैं वैसे करवा रहा हूँ जैसे आप पूछ रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और आगे से फिर मैं सारे क्वेश्चन बीच के ऐसे ही करूँगा, जो है सब बार एक जैसा चलता रहेगा, तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी उन क्वेश्चन। आई यहाँ से चला, इधर I1 मान लो, तो इधर कितना आएगा बोलो? I माइनस I1। अब I1 इधर चला गया, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, कुछ हिस्सा इधर आ जाएगा, कुछ इधर। इस करंट को मैं I2 मान लेता हूँ, लेट इट विल बी I2। तो इधर कितना आ जाएगा? I1 माइनस
I2। अब ये I2 करंट इधर आ गया, इधर से ये आ रहा है, ये दोनों मिलकर चले जाएंगे I माइनस I1 प्लस I2। और जब ये दोनों करंट यहाँ आकर मिलेंगे यू कैन सी कि I करंट जनरेट हो रहा है। ओके, ऐड करके देख लो, ऊपर से आने वाला करंट I1 माइनस I2 और इधर नीचे से जाने वाला करंट, दोनों को ऐड करो तो टोटल करंट I ही मिलेगा। इट मीन्स यहाँ से वापस फिर I करंट ही चला गया है। बोले करंट डिवाइड करना सबको समझ में आ गया? A B C D। अब आपने इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, जो करंट I है ना, जो मेन करंट आपने सेल से माना है वो कांस्टेंट है, उसे आप अननोन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। उसे ये मानेंगे जैसे वो करंट तो आपको पता है। तो अब सोचो I के अलावा अब इसमें कितने करंट हैं? I के अलावा दो अलग करंट हो गए, I1 और I2। तो इसका मतलब मुझे दो इक्वेशन लेनी पड़ेंगी। अब आपका काम क्या है इन क्वेश्चन के अंदर, जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो आपका काम ये होगा कि I को छोड़कर जितने भी अलग अलग करंट हैं, जैसे I1, I2, I3, I4, उन सब की वैल्यू I की टर्म में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कितनी इक्वेशन बनेगी आपकी? तो आंसर इक्वेशन उतनी बनेगी जितने डिफरेंट करंट हुए। कितने डिफरेंट करंट हुए? दो डिफरेंट करंट हैं, एक I1 और दूसरा I2। तो दो इक्वेशन बना लीजिए। और एक और बात ध्यान रखनी है कि इक्वेशन बनाते वक्त आपने वो लूप कंसीडर नहीं करना जिसमें सेल आता। दो बातें हैं, I को कांस्टेंट मानते हुए I के अलावा जितने डिफरेंट करंट हैं उन सब की वैल्यू I में कैलकुलेट करने के लिए उतने ही लूप इमेजिन करने पड़ेंगे जितने डिफरेंट करंट हैं, लेकिन वो लूप कंसीडर नहीं करना है जिस लूप में सेल आता। इज इट ओके? तो दो इक्वेशन बनानी है, बड़े आराम से बन जाएंगे बेटा। दो लूप बन जाएंगे, एक ये मान लेते हैं, दूसरा ये मान लेते हैं। देखो हमारी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेल भी नहीं आया और दो इक्वेशन भी बन जाएंगी। चलिए बनाते हैं पहली इक्वेशन में, यहां से बोलो 10I1 मैच कर रहा है प्लस 5I2 और ये मिसमैच कर रहा है माइनस 20 इंटू I माइनस I1 इक्वल टू 0। I कांस्टेंट है इसलिए I को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। 10I1 और 20I1 30I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 20I। यह आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा बेटा। ये 20I है ना, माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ऐसे दूसरी इक्वेशन यहां से बनाओ। ये देखो, ये करंट ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। माइनस 5I2, ये दोनों नीचे जा रहे हैं, प्लस 20 इंटू I1 माइनस I2, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, माइनस 40 इंटू I माइनस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। I1 के देखो 20I1 ये रहा, 40I1 ये 60I1। I2 देखो माइनस के 5 ये, माइनस के 20 25 और माइनस के 40 65, माइनस 65I2 इक्वल टू 40I, माइनस से दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा 40I। ये इक्वेशन नंबर 2 आ। हमारा काम है I1 और I2 की वैल्यू I की टर्म में निकालना, इसलिए I को मैंने अकेला छोड़ दिया है, बाकी I1 और I2 एक तरफ है। अब सॉल्व करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 60I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 40I, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो गया, इससे कट गया, माइनस के 75I2 इक्वल टू 0 एंड I2 कम्स आउट टू बी 0। सी इट एवरीवन, दैट इज द मेन पॉइंट। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक बात बोली थी एक दिन कि जब ये रेशियो सेटिस्फाई हो जाती है तो बीच वाली लाइन में कोई करंट पास
नहीं करता, और उस दिन मैंने ये बोला था मैं इसे प्रूव करके दूंगा, और ये है उसका प्रूफ। I2 0 आ गया, याद है, बोला था ना मैंने ऐसा, मुझे याद है। I2 0 आ गया, ये उसका प्रूफ है बेटा, कि जो बात हमने पहले बोली थी कि जब भी P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है तो बीच वाली लाइन में करंट नहीं आता। आप कुछ भी वैल्यू ले लो, आपकी इच्छा, जो भी वैल्यू ले लो, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस सेटिस्फाई करके देखो, बीच वाली लाइन में आपका I2 0 आ जाएगा। लिसन भी केयरफुली एवरीवन, पहले आप देख लीजिए बेटा। I2 आ गया, I2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 30I1 प्लस 0 इक्वल टू 20I, तो ये कट गया, तो I1 की वैल्यू आ गई 2I/3, ये I2 आ गया और ये I1 आ गया। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस सेटिस्फाई नहीं होगा, तो फिर I2 की भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ कम टू द सेकंड लास्ट स्टेप। अभी तो आपने I1, I2, I3 की वैल्यूज निकाली है ना I की टर्म में, लेकिन हमने तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब आपने एक लूप कंसीडर करना है, लिसन में, पहले बेटा सुन लीजिए, मुझे बाद में नोट कर लेना। अब आपने एक ऐसा लूप कंसीडर करना है जिसके अंदर सेल जरूर आता हो। नाउ यू हैव टू मेक एन इक्वेशन बाय कंसीडरिंग अ लूप इंक्लूडिंग सेल। मैं तो हमेशा आउटर वाला लूप लेता हूं बेटा, आपको नहीं सर, आप तो अंदर वाला लेके दिखाओ, तो अंदर वाले क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस बार मैं एक बार मैं आउटर से ही करूँगा, या अंदर से, चलो अंदर से ले, थोड़ा सा आप लोगों को मोरल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि कुछ भी कर लें। आउटर वाला पिछले क्वेश्चन में किया था, इस बार एक बार इनर वाले से कर लेते हैं। इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी, देखो E इक्वल टू, कन्वेंशन लगाओ तो ये सेल आ रहा है ना, सम ऑफ द EMF इक्वल टू पॉजिटिव आएगा, ये डायरेक्शन मानी हुई आपने। दो रेजिस्टेंस है, 20 इंटू I माइनस I1 प्लस 40 इंटू I माइनस I1 प्लस I2। अब I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ना पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। देखो क्या बनेगा, I2 तो 0 है, I2 तो 0 है, तो 20I माइनस I1, 40I माइनस I1, ये I है, 40I माइनस I1 तो 60I माइनस I1 हो गया, इक्वल टू हो गया 60 इंटू I माइनस I1, 60 इंटू I माइनस I1 की वैल्यू 2I/3, तो ये क्या बन गया 60 इंटू I/3, तो इट कम्स आउट टू बी 20I। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। यहां तक बताइए, सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? नाउ द लास्ट स्टेप, सपोज करो इस पूरे हिस्से का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होता, जो वैल्यू आपको निकालनी है, और उसको सेल E से ही कनेक्ट करता, और यहां से I करंट फ्लो कर रहा है, I करेगा ना भाई, इसका रेजिस्टेंस अगर R के अलावा कुछ और होता, सपोज करो, या फिर मैं ये कहूं कि भाई यहां कुछ रेजिस्टेंस होता और यहां I के अलावा कुछ और करंट आया होता, तो क्या ये पूरा हिस्सा इसके बराबर काम करता? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको? भाई V इक्वल टू IR होता है, सेल यही है, करंट भी उतना ही है, तो रेजिस्टेंस भी तो सर्किट का वही होगा ना। अगर मैंने इसे R माना है तो ये R इसलिए माना है कि भाई ये I करंट ड्रॉ करे यहां से, या I के अलावा कुछ और करंट ड्रॉ करे, बोलो I ही ड्रॉ करेगा, तो इसका मतलब कैन आई राइट इट E इक्वल टू I इंटू R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इसका R होता तो E इक्वल टू IR होता, ये भी E का इक्वेशन, ये भी E का इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर दो, I इंटू R इक्वल टू 20I, I से I गया कैंसिल, R की वैल्यू 20 ओम। ये आंसर आप पहले से जानते हैं बेटा, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ योर आंसर। इज इट ओके? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो बातें क्लियर हो गई, I2 0 होता है जब P बाई क्यू इक्वल टू
R/S होता है, और दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आप किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं।